आज हम राष्ट्रपति की जो पिछली क्लासेस थी उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में एक चीज़ रह गई थी कि जो आर्टिकल 54 में जो हमने निर्वाचक मंडल के बारे में बताया था, ठीक है, निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का जो, इसमें एक प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और इस निर्वाचक मंडल में कोई जगह रिक्त भी है तो भी इसका प्रभाव राष्ट्रपति के चुनाव पर, प्रेसिडेंट इलेक्शन पर नहीं पड़ेगा। अगर कोई जगह रिक्त भी है तो उसका राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चीज़ छूटी हुई थी, ठीक है। आज हम आर्टिकल 57 को देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन। ठीक है। अब पुनर्निर्वाचन क्या है? भारत में एक बार राष्ट्रपति चुना जाता है, उसके बाद वह पुनः राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए योग्य है, मतलब वो पुनः राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हिस्सा ले सकता है। लेकिन संविधान में कहीं पर यह वर्णित नहीं है कि वो कितनी बार चुनाव में, ऐसे कितनी बार चुनाव वो राष्ट्रपति की लड़ सकता है। वो अनेक बार चुनाव लड़ सकता है, इसका मतलब है, ठीक है। वो बार बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, योग्यताओं को पूरी करता हो। अब हम देखते हैं वही योग्यता के बारे में। आर्टिकल 58, क्या क्या योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो उसने, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ठीक है, लाभ के पद पर ना हो, लेकिन अब कुछ पद ऐसे हैं जो लाभ के पद होते हुए भी इस लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। अर्थात अगर कोई व्यक्ति इन पदों पर है फिर भी वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, चुनाव में हिस्सा ले सकता है। कौन कौन से पद हैं? या तो पदेन राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, कोई मंत्री हो, राज्य का राज्यपाल हो। तो इनके जो पद हैं ये लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। तो ये इसकी योग्यताएं थी। अब हम आर्टिकल 59 में देखते हैं कि क्या शर्तें हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या क्या शर्तें हैं? सबसे पहले तो अगर कोई चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है तो उसके पास 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। ये एमपी और एमएलए दोनों हों, ये भी एमपी और एमएलए दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको 15,000 रुपये आरबीआई में जमा करने होंगे जमानत राशि के तौर पर, और चुनाव में कुल मतों का 1/6 हिस्सा मिलना चाहिए मत का, अन्यथा ये जो जमानत राशि है वो जब्त हो जाएगी, ठीक है। अब इनका जो वेतन होता है वर्तमान में है 5 लाख रुपए। ये जो वेतन है भारत की जो संचित निधि है, जो भारत की संचित निधि है उस पर भारित है। कहने का मतलब इसमें उसके कार्यकाल के दौरान कोई भी कटौती नहीं होगी उसके वेतन भत्तों में, ठीक है। इसके बाद इसको पेंशन भी मिलेंगे जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, आजीवन। तो ये कुछ इसकी शर्तें हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अब हम आर्टिकल 60 में देखते हैं कि शपथ किसके समक्ष लेता है। शपथ जो भारत के सीजेआई हैं, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के, उनके समक्ष ये शपथ लेते हैं, ठीक है। और किस चीज की शपथ लेते हैं? संविधान के परिरक्षण
प्रतिरक्षण और संरक्षण की शपथ लेते हैं। ठीक है, तो ये इनका शपथ हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 61 अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग कब लगाया जा सकता है? भ्रष्टाचार, और असंवैधानिक कृत्य, भ्रष्टाचार, असंवैधानिक कृत्य, इनके आधार पर इन पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन महाभियोग जो प्रक्रिया है ये एक संकल्प प्रस्ताव के रूप में आना चाहिए। कहाँ? किसी भी सदन में आ सकता है, संकल्प प्रस्ताव के रूप में ये आना चाहिए किसी भी सदन में। 2 सदन है, किसी भी सदन में आ सकता है, इसे किसी भी सदन के पटल में प्रस्तुत किया जा सकता है संकल्प के रूप में। दूसरा ये कि 1/4 सदस्य किसी भी सदन के समर्थन मिलना चाहिए, फिर उस सदन में ये 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो फिर ये अगले सदन में चला जाता है, सदन नंबर 2 में, वहाँ पर इसकी जांच की जाती है। और ऐसा जो संकल्प प्रस्ताव पटल पर रखने के, सदन के पटल में रखने के 14 दिन पूर्व आपको राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी आवश्यक है। राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है। ठीक है, जब ये 2/3 बहुमत से पहले सदन से पारित हो जाता है, फिर दूसरे सदन में अर्थात जांच सदन में, इसको जांच सदन बोलते हैं, दूसरे सदन को जांच सदन बोलेंगे, यहाँ पर पुनः इस मुद्दे पर चर्चा होती है। राष्ट्रपति स्वयं आता है या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखता है, अपना पक्ष रखता है। पुनः मतदान होता है। अगर 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा। वो इसके लिए बाध्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी महाभियोग की प्रक्रिया है। ठीक, अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 62 रिक्ति कैसे होती है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा इसके कार्यकाल में ही कि सामान्य में मृत्यु हो जाने पर, त्यागपत्र देने पर, त्यागपत्र किसको देता है? त्यागपत्र ये वीपी को देता है अर्थात वाइस प्रेसिडेंट को देता है। वो नहीं रहेंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ठीक है, तो मृत्यु हो जाएगी, त्यागपत्र दे देगा, तो इसकी जगह पे कौन बैठता है? स्वाभाविक रूप से वाइस प्रेसिडेंट ही बैठता है पहले। तो वो नहीं रहते हैं तो सीजीआई, और सीजीआई भी नहीं रहते हैं तो कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के। ठीक है, जस्टिस, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो बैठते हैं इस पद पर। महाभियोग की प्रक्रिया हमने आर्टिकल 71 देखा था। ठीक है, कैसे उसमें उच्चतम न्यायालय में याचिका दी जाती है प्रत्याशी के माध्यम से या फिर जो निर्वाचक है उनके माध्यम से। अगर अवैध घोषित हो जाता है तब उनका पद रिक्त हो जाएगा। चुनाव अवैध घोषित हो जाता है तब उनका पद रिक्त हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जब राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो सकता है। तो इन अनुच्छेदों के माध्यम से हमने राष्ट्रपति के बारे में एक ओवरऑल जानकारी प्राप्त करी। आई होप ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।